आज सीएम धामी को यूसीसी नियमावली सौंपी जाएगी। तो पोर्टल का ट्रायल रन कंप्लीट हो गया है, जल्द यूसीसी लागू करने की तैयारी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के लिए गठित रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। रिपोर्ट की प्रिंटिंग भी पूरी हो गई है। इसके बाद अब समिति आज यूसीसी नियमावली की कॉपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंतजार प्रदेश की जनता कर रही थी और अब जल्द ही ये इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि यूसीसी नियमावली मिलने के बाद नियमावली को इंप्लीमेंट करने संबंधित प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को तैयार करने के लिए गठित रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की अंतिम बैठक 7 अक्टूबर को हुई थी। इस बैठक के दौरान नियमावली में कुछ बिंदु जोड़ने के साथ ही इसे प्रिंटिंग के लिए भेजने का निर्णय लिया गया था। ऐसे में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली प्रिंट होकर कमेटी के पास आ गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? यूसीसी का रास्ता पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। नियमावली की कॉपी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए शायद आज ठीक 1 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित जो सभी सचिव हैं वो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है जो यूसीसी को लेकर के ये माना जा रहा था कि आज जो कमेटी है, कमेटी की तरफ से जो नियमावली का जो ड्राफ्ट है वो आज मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। इसमें ट्रायल के रूप में सभी अधिकारियों से चर्चा भी की जाएगी और ये माना जा रहा है कि 9 नवंबर यानी कि जो राज्य स्थापना दिवस होगा उस दिन यूसीसी को सार्वजनिक किया जाएगा। तो कहीं न कहीं आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है और आज की अगर बात करें तो उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी पत्रकारों से भी मुखातिब होंगे। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो अभी वो स्थान तय नहीं किया गया है। लेकिन ठीक 12 बजे के आसपास जो सभी जो पत्रकार हैं उन्हें भी बुलाया गया है और साथ ही साथ ठीक 1 बजे जो बैठक होनी है, ये बैठक के बाद इसमें क्या-क्या चीजें निकल के सामने आएगी, खुद मुख्यमंत्री उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और हरीश, जिस तरीके से हमने देखा है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, यूसीसी को लेकर उनकी प्रतिबद्धता हमने लगातार देखी है और यही कारण है कि जल्द से जल्द यूसीसी लागू करने को लेकर तमाम प्रयास यहाँ पर किए गए। जिस तरीके से कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया, नियमावली को तैयार किया गया, आज ये नियमावली सीएम को सौंप भी दी जाएगी और 9 नवंबर को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यूसीसी लागू उत्तराखंड में कर दिया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड का काफ़ी ज़्यादा नाम भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी है वो प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। देखिए शायद क्योंकि यूसीसी का इंतजार न केवल उत्तराखंड को है बल्कि समूचे देश भर को इस यूसीसी का जो इंतजार है वो लगातार देखा जा रहा है। इस बात की अगर बात करें तो आज इसमें लगभग जो सारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। चाहे वो प्रिंटिंग का काम हो, चाहे वो जो यूसीसी ड्राफ्ट का काम हो और जो इसको अध्ययन का काम हो, वो लगभग समाप्त हो चुका है। और आज की अगर बात करें तो आज इसमें ये माना जा रहा है कि अंतिम बैठक आज इसमें होने जा रही है, जिसमें कि ट्रायल के रूप में सभी जो अधिकारी हैं उनके समक्ष इस ड्राफ्ट को रखा जाना है और इसकी अध्ययनता भी आज की जानी है। और क्योंकि नियमावली है, सभी चीजें इसमें तय हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में सरकार इसे 9 नवंबर को सार्वजनिक कर पाएगी या नहीं। बहरहाल जब तो अभी तक के अगर सूत्रों की बात करें या खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि कोशिश ये रहेगी कि 9 नवंबर को यानी कि राज्य स्थापना दिवस के दिन यूसीसी प्रदेश भर में लागू किया जाए। जी चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ने लंबी छलांग लगाई है। 24 साल में 24 गुना जीएसडीपी बढ़ गई है। प्रति व्यक्ति आय में 17 गुने का इजाफा हुआ है और उत्तराखंड ने अपने 24 सालों के विकास यात्रा में आर्थिक मोर्चे पर अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। तो राज्य का जीएसडीपी 24 गुना बढ़ गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में भी 17 गुने का इजाफा दर्ज किया गया है। तो राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में लगातार प्रगति की है। साल 2000 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए का था, जबकि 2023 और 2024 में ये बढ़कर 3,46,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की जीएसडीपी में ये वृद्धि राज्य की समृद्धि को दर्शाती है। यह न केवल आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है बल्कि राज्य की समग्र प्रगति का प्रमाण भी है।
तो राज्य की अर्थव्यवस्था का लगातार बढ़ता आकार और स्थिरता के संकेत दे रही है, जिससे आने वाले सालों में और भी अधिक विकास की संभावना जताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तराखंड ने एक लंबी छलांग यहां पर लगा ली है। 24 सालों की अगर बात करें तो 24 गुना यहां पर ज्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, क्योंकि पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड और सरकारों की मंशा यही थी कि किस तरह से यहाँ की जवानी, यहाँ का जो पानी है वो पहाड़ के काम आ सके, और इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड का स्थापना की गई थी और अलग जो राज्य है उसकी मांग की जा रही थी। और हम 2000 की बात करें तो 2000 से लगातार जिस तरह से सरकार की ये मंशा रही है कि प्रदेश के तमाम जो युवा हैं, युवक हैं, उनको किस तरह से अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए, उनको रोजगार से जोड़ा जाए, और यही उद्देश्य के साथ आज की अगर बात करें तो कहीं न कहीं जो प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। और ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो एक बहुत मेहनत उनकी रही है, और प्रदेश में चाहे वो महिलाएँ हों या फिर युवा वर्ग हों, और किस तरह से चाहे वो चारधाम यात्रा से जुड़े लोग हों, चाहे वो पर्यटन से जुड़े लोग हों, चाहे वो स्वयं सहायता से जुड़े लोग हों, और यहाँ पर जो लोगों की जो आय है उसे बढ़ाने का काम लगातार सरकार कर रही थी। और आज इसी का नतीजा है कि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में एक बड़ा इज़ाफ़ा हुआ है। आर्थिक जो स्थिति है वो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, और एक नई, अगर हम हासिल इन जगहों की बात करें, उत्तरकाशी जिले की बात करें तो यहाँ पर सेब की जो खेती है किसान कर रहे हैं। एक बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पर मजबूत होती नज़र आ रही है। अगर हम टिहरी जनपद की अगर बात करें तो वहाँ पर ट्राउट फिशिंग की ठीक। को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे तमाम जगहों पर चाहे वो महिलाएँ हैं, उद्योग से लोगों को जोड़ा जा रहा है, युवाओं को खेती से जोड़ा जा रहा है, ठीक कृषि है। से जोड़ा जा रहा है। तो इसी को लेकर के जो लगातार जो आय लोगों की है वो बढ़ रही है। जी। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। बच्चों को उर्दू के साथ साथ संस्कृत का भी ज्ञान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग और बोर्ड के बीच MOU होगा, तो उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही बच्चों को संस्कृत की शिक्षा भी दी जाएगी। मदरसों में बच्चे श्लोक और मंत्र पढ़ते भी दिखाई देंगे। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए बड़ी पहल की है। बोर्ड ने इसके औपचारिक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, और बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही बोर्ड और संस्कृत शिक्षा विभाग के बीच MOU किया जाएगा। और मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि प्रथम चरण में आधुनिक मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। कासमी ने कहा कि संस्कृत और अरबी दोनों प्राचीन भाषाएं हैं। अगर मौलवी को संस्कृत आ जाए और पंडित जी को अरबी, तो इससे बेहतर क्या होगा। तो उत्तराखंड में 416 से ज़्यादा मदरसे हैं। इनमें वक्फ बोर्ड के अंतर्गत भी मदरसे आते हैं। हालांकि ज़्यादातर मदरसे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं। इन मदरसों में अब बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी फैसला लिया था कि वो बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देगा, संस्कृत पढ़ाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? उत्तराखंड में अब मदरसों में संस्कृत भी जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई जाएगी। महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि संस्कृत और उर्दू दोनों ही हमारी प्राचीन भाषाएं हैं, और अब जो मदरसों की बात चल रही है, मदरसों में जो बच्चे हैं श्लोक और संस्कृत को पढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए औपचारिकता एक प्रस्ताव हो गया है। उसके बाद संस्कृत और जो मदरसा बोर्ड है उसके बीच एक MOU साइन होगा, और कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बेहतर होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से हम अब आप बता ही रहे थे कि जो पंडित जी और मौलवी हैं, अगर पंडित जी को अरबी और मौलवी को संस्कृत आ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला है। यानी कह सकते हैं कि अब उत्तराखंड सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इसके लिए संस्कृत बोर्ड की जो पहल है वो भी कहीं ना कहीं जल्दी अब MOU साइन होने वाला है। साहिल, बिल्कुल। और संजय, जिस तरीके से MOU होने के बाद अब मदरसों में अगर बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके भाषा के विकास में भी यहाँ पर मदद मिलती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से मदरसों को कई बार मदरसों पर सवालिया निशान लगते रहे हैं, आने वाले समय में उस पर भी रोकथाम यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ सकती है।
देखिए, लगातार ये हमने देखा है कि संस्कृत की बात की जाए या फिर उर्दू की बात की जाए, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि दोनों ही हमारी प्राचीन भाषाएं हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी वक्फ बोर्ड की ओर से ये कहा गया था कि जो मदरसे हैं उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं संस्कृत पढ़ाई जाएगी। और एक बार फिर यह निर्णय लिया गया है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 416। हाँ, चलिए ठीक है संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती शमून जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि मुफ्ती जी, जिस तरीके से बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा रहा है, मदरसों में अब संस्कृत पढ़ाने की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ सर, पहली बात तो ये है कि संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जो अपने अंदर एक बड़ा गौरवशाली इतिहास रखती है। उसी के साथ अरबी भी एक गौरवशाली लैंग्वेज है। तो हमारा ये मानना है कि अगर मदरसों के बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे तो उनका बौद्धिक विकास भी होगा। हाँ। और एक सभ्यता के बारे में उन्हें जानकारी होगी। हाँ। अच्छा मुफ्ती जी, जिस तरीके से मदरसों की अगर हम बात करें तो पहले एक बात निकलकर सामने आई कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी यहाँ पर बच्चों को मुहैया कराई जानी चाहिए। साथ ही साथ अब जिस तरीके से संस्कृत की बात निकलकर सामने आ रही है, इससे आपको क्या लगता है कि छात्रों के विकास में कितना बेहतर ये कंट्रीब्यूशन रहेगा? उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विजन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को आगे किया है और देश आज गौरवशाली देश बनकर के पूरे विश्व के अंदर उभरा है। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका ये हमें ये मानना है कि भाई जो गरीब मुसलमानों के बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं उनका भी विकास हो, वो भी विकास की धारा से जुड़े। जो 60 साल के अंदर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से भयभीत करके उन्हें वोट बैंक बनाया, तो हमने अपने मदरसों के अंदर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया और लगभग 96% बच्चे उसमें पास हुए जी। अब तक उन्हें सिर्फ धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी, आधुनिकता से जोड़ा है हमने जी। और आगे चलने के बाद वो आप देखेंगे कि जब वो उपदेशक के तौर से मस्जिद और मदरसों में जाएंगे तो वहां उनका जो नजरिया होगा वो बिल्कुल फूल वाला होगा, शूल वाला नहीं होगा जी। और मैं उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें इसके लिए प्रेरित किया कि इन बच्चों को एनसीईआरटी जब ये पढ़ेंगे तो ये इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकते हैं, आईएएस और आईपीएस भी बन सकते हैं। और ये जो आपने अभी मैं सुन रहा था कि जो इनके ऊपर अलग अलग तरह के जो इल्जामात लगते हैं, कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं, कुछ दुकानदार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें ठेकेदारी प्रथा के चलते वो इन्हें आगे नहीं आने देना चाहते। तो हमने ये हमारा संकल्प है जी कि हम इन बच्चों के विकास को किसी तरह से दूसरे छात्रों से कम नहीं रहने देंगे। तो इसीलिए हमने जो है संस्कृत विभाग से ये अनुबंध करने का हमने जो फैसला लिया है वो हम उसे आगे बढ़ाएंगे और जल्दी हमारी जो है वो हम अपना अनुबंध उनसे शेयर करेंगे संस्कृत विभाग से। हाँ जी। कि किस तरह से हम बच्चों को ये पढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात आपको पता है कि हमने जो है हम प्रेरित करेंगे। हाँ। हम किसी भी चीज को ये नहीं है कि ये ऑप्शन के तौर से हम एक सब्जेक्ट के तौर से रखेंगे। हाँ। जैसे अतीत में मुसलमान दवाई पोलियो की खुराक नहीं पिलाता था, तो सबसे पहले हमने उसमें पहल की थी धर्म गुरुओं को लेकर के, मुस्लिम स्कॉलरों को लेकर के। और आप यकीन करिए कि हमारा उसका रिजल्ट ये है कि उससे हमारा हौसला बुलंद हुआ कि नहीं, समाज को समझाया जाए तो समझ सकता है जी। तो हम मुफ्ती जी बहुत ही शानदार पहल यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं और हम ऐसी आशा करते हैं कि आने वाले समय में छात्रों का बेहतर विकास यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। चलिए मुफ्ती जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुफ्ती शमून कासमी हमारे साथ जुड़े थे, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब जल्द ही मदरसों में संस्कृत का पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिया जाएगा और बच्चों के विकास के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होगा।
आगे बढ़ेंगे। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के मौके पर कई श्रद्धालु इस अलौकिक अवसर के साक्षी बने। बता दें, भगवान शिव को समर्पित रुद्रनाथ मंदिर में अब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बता दें कि करीब 11,808 फीट की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 9 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पगडंडियों और बुग्यालों से गुजरना पड़ता है। उच्च हिमालयी शिवधाम रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर के एकानन यानी मुख की पूजा की जाती है, जबकि पूरे शरीर की पूजा नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में की जाती है। उधर हरिद्वार में आग से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और क्षेत्रीय विधायक अनुपम रावत हरिद्वार पहुंचे। हरीश रावत और अनुपम रावत ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनके हालातों का जायजा भी लिया। साथ ही पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाते हुए राशन किट, बर्तन और कंबल वितरित किए। आगजनी से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान कर नेताओं ने उनके दर्द को बांटने का प्रयास किया। साथ ही राज्य सरकार से भी आगे की मदद की उम्मीद जताई। बता दें कि हरिद्वार के चंडीघाट पुल के नीचे स्थित बस्ती में हाल ही में लगी भीषण आग से करीब 17 झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। इसमें कई परिवार बेघर हो गए। आर्थिक मदद भी दी इनको। अच्छा, और भी जब हिम्मत करिए। उधर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद उत्तराखंड राजनीति तेज हो चली है। हालांकि उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ने अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस में गुटबाजी दिखाने का बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। केदारनाथ में हार तय देख अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा, षड्यंत्र रचने के मामले में बीजेपी हमेशा एक्सपर्ट रही है। जब जब बीजेपी को सामने हार नजर आती है, वो इस तरह के प्रपंच रचने का काम करती है। बता दें कि नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नाराज बताए जा रहे हैं। ये गुटबाजी कांग्रेस में होती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अफवाहें फैलाई जाती हैं और उसको इतना बड़े स्तर पर फैलाया जाता है कि वो जुबान पर लोगों के आ जाए। आपने क्या देखा था 2022 में, ऐसे ही तो गुब्बारा एक फैलाया था, तो उसी की झूठी बुनियाद पर आज भाजपा की सरकार खड़ी हुई है। जो झूठ इन्होंने फैलाया, अभी फिर ये अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और वहां जितने ज्यादा लोग होंगे प्रभारी के तौर पर या पर्यवेक्षक के तौर पर, उससे उत्तराखंड कांग्रेस ही लाभान्वित होगी। चारों अनुभवी चेहरे हैं, चारों हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनको वहां पर नियुक्ति दी गई है। भारतीय जनता पार्टी से कोई क्यों नहीं पूछता कि 5-5 प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, जो काबीना मंत्री हैं, जिन पर बाकी के प्रदेश की जिम्मेदारियां हैं, उनको केदारनाथ की ड्यूटी पर लगा रखा है। हम 4 लोग लगाएं तो उस पर जलजला आ जाता है, उनके 5 लोगों पर किसी के पेट में मरोड़ भी नहीं उठते। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी कमिंद्र सिंह ने जनपद की 5 बड़ी जमीन रजिस्ट्रियों का स्थलीय निरीक्षण कर उनकी वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। निरीक्षण के दौरान एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई, जहां रजिस्ट्री के आवेदन में 30 पेड़ दर्ज थे, लेकिन मौके पर 62 पेड़ पाए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि उनके द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी राजस्व को किसी प्रकार का नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रियों में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। में रजिस्ट्री होती है, उसमें से जो 5 सबसे बड़ी रजिस्ट्री होती है, जिलाधिकारी को देखनी होती है। तो इसी के क्रम में मैं रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में रजिस्ट्री चेक करने के लिए गया हुआ था कि मौके की क्या स्थिति है और अभिलेखों में क्या स्थिति है। तो उसमें 2 रजिस्ट्री में थोड़ी बहुत कमी पाई गई है कि पेड़ों की संख्या कम थी, एक में चेकरोड नहीं दिखाया गया है। लेकिन चूंकि उन लोगों ने जो स्टाम्प दिया है वो स्टाम्प मार्केट रेट पे दिया हुआ है, और वहाँ का मार्केट रेट वहाँ के सर्किट रेट से काफ़ी ज़्यादा है, लगभग डबल है।
तो इसलिए उन पर स्टाम्प की देयता तो नहीं बनेगी, लेकिन हाँ कुछ तथ्य उसमें छुपाए जरूर गए हैं। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, जो अगला रिवीजन होगा उसमें देखेंगे कि जो वास्तविक मार्केट वैल्यू जा रही है उसके आसपास ही सर्किल रेट को रखा है। उधर जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने हरिद्वार रोडवेज का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के अचानक रोडवेज स्टेशन पहुंचने पर परिवहन विभाग में हलचल मच गई। जिलाधिकारी ने रोडवेज स्टैंड के प्रतीक्षालय, शौचालय, खड़ी हुई यात्री बसों सहित पूरे परिसर की गहनता से निरीक्षण किया। परिसर में गंदगी मिलने पर उन्होंने ARM को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि रोडवेज परिसर में गंदगी, हाईटेक शौचालय की बदहाली, ये देखते हुए यात्री हरिद्वार से जाएंगे, उत्तराखंड की तस्वीर उनके जहन में जो आएगी, इस पर बिना विचार किए ये व्यवस्था काफी चिंतनीय है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।